कैसा हो अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते ही रहे और आते ही रहे। ऐसा ही कुछ व्यवस्था करने की कोशिश की थी बीजेपी ने। और अब तक आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा कि मैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, आज की वीडियो में हम इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स की पूरी जानकारी लेंगे कि ये बॉन्ड्स आखिर क्या है, कैसे इन बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस करा गया और कैसे इनके जरिए अनलिमिटेड पैसों की सप्लाई हो रही थी पॉलिटिकल पार्टीज को, और क्यों अब इसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, और क्या अब वाकई में ट्रांसपेरेंसी आएगी इलेक्शन फंडिंग्स में। इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी इस वीडियो में। अगर आप किसी भी लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, स्लैट, एक्सलैट, एमएचसेट, सीयूलेट या क्लैट 2025 की, तो ये वीडियो आपके एग्जाम की तैयारी का हिस्सा है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर्स और लीगल एप्टीट्यूड दोनों के लिए। तो वीडियो पूरा देखो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करो। मैं हूं अन्वेषा और आप देख रहे हैं एएसएस इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल लूसिड स्ट्रीमिंग। तो 2017 के यूनियन बजट को प्रेजेंट करते समय नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके जरिए पॉलिटिकल पार्टीज गुमनाम डोनर्स से पैसे ले सकती थी। ये बॉन्ड्स बेसिकली प्रॉमिसरी नोट्स जैसा है। अब इन बॉन्ड्स के सिस्टम को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ये प्रॉमिसरी नोट्स कैसे काम करता है। तो बेसिकली ये एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए पेमेंट किया जा सकता है, जैसे कि चेक। पर चेक में जिससे पेमेंट मिलेगा उसका नाम और अमाउंट दोनों स्पेसिफाई किया रहता है। पर प्रॉमिसरी नोट के केस में जो पे करेगा वह एक अंडरटेकिंग देता है राइटिंग में कि वह एक सर्टेन अमाउंट को पे करेगा उस प्रॉमिसरी नोट के बेयरर को, यानी कि जिसके पास भी वो प्रॉमिसरी नोट होगा उसे पैसा मिलेगा। इसको एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। तो मान लीजिए कि ए को बी को 500 रुपए देने हैं और एक और इंसान है सी जिसे बी को 500 रुपए देने हैं। अब अगर ए इस 500 रुपए के लिए एक प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूट करता है और उसे बी को देता है और बी उसी नोट को सी को दे देता है, तो सी ए से डायरेक्टली 500 रुपए क्लेम कर सकता है। यानी कि प्रॉमिसरी नोट्स के केस में पेमेंट का कंफर्मेशन देता है मेकर, पर किसे वो पैसा मिलेगा वो सर्टेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी कुछ इसी टाइप का है। ये भी एक बेयरर इंस्ट्रूमेंट है जो कि बेयरर को ऑन डिमांड पेएबल है, यानी कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को प्रोड्यूस करेगा उसे उसके अगेंस्ट में पैसे मिल जाएंगे। प्रॉमिसरी नोट्स से इनका अंतर यही है कि इसमें पैसे कौन दे रहा है और किसे दे रहा है इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा होगा, यानी कि ये बॉन्ड्स पूरे तरीके से एनोनिमस और कॉन्फिडेंशियल है। कोई भी इंडियन सिटीजन या ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में रजिस्टर्ड है वह इन बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं केवाईसी करने के बाद। ये बॉन्ड्स एसबीआई के कुछ ब्रांचेस में बेचे जा रहे थे। 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के डिनोमिनेशन में। 2017 से हर साल 10 दिन के लिए जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में इन बॉन्ड्स को एसबीआई बेचती थी, और कौन इन्हें खरीद रहा था इसका खुलासा नहीं किया जाता था, और केवाईसी जो होता था उसका इंफॉर्मेशन सिर्फ एसबीआई के पास होता था। हमारे देश का हर वो पॉलिटिकल पार्टी जिसे लास्ट लोकसभा या विधानसभा में इलेक्शन में 1% से ज्यादा वोट्स मिला है वह इन बॉन्ड्स के जरिए पैसे ले सकते हैं। वो कैसे? तो कोई भी इंसान एसबीआई से बॉन्ड खरीदने के बाद उसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे देता है, जो कि उस बॉन्ड को 15 दिन के अंदर इन कैश करेंगे, और अगर वह ऐसा नहीं करते तो ये पूरा पैसा प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में डिपॉजिट हो जाएगा। अब तक 16,518 करोड़ रुपए कलेक्ट हुए हैं इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए।
फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 1300 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले हैं इन बॉन्ड्स के जरिए, वहीं कांग्रेस को 171 करोड़। जितने भी नामचीन पार्टीज हैं जैसे कि कांग्रेस, आप, एनपीपी, सीपीआईएम, इन सभी से 5 गुना ज्यादा पैसे बीजेपी ने अकेले ने कलेक्ट किया और ज्यादातर पैसे आए दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल से। पर अब तक क्या आपने सोचा कि इस तरह का बॉन्ड आखिर इंट्रोड्यूस हुआ कैसे? तो 14 मार्च 2016 में फिनेंस एक्ट 2016 इनफोर्स हुआ, जिसके जरिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज जे को अमेंड किया गया, जो फॉरेन सोर्स को डिफाइन करता था। इस अमेंडमेंट से पहले तक फॉरेन कंपनीज को इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे डोनेट करना अलाउड नहीं था, पर इस अमेंडमेंट के जरिए उन सभी फॉरेन कंपनीज को पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करने का मौका दिया गया जो इंडियन कंपनीज में मेजॉरिटी शेयर्स होल्ड करते थे। इसके बाद 31 मार्च 2017 को फिनेंस एक्ट 2017 के जरिए इन 4 एक्ट्स में अमेंडमेंट्स लाए गए। फिनेंस एक्ट 2017 के सेक्शन 11 ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 13A को अमेंड किया, जिससे अब पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए रिसीव्ड हुए पैसों की रिकॉर्ड रखने की कोई जरूरत नहीं। इसी फिनेंस एक्ट के सेक्शन 135 ने आरबीआई एक्ट के सेक्शन 31 को अमेंड किया, जिससे यूनियन गवर्नमेंट को ये पावर मिला कि वह किसी भी शेड्यूल्ड बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करने के लिए ऑथोराइज कर सकते हैं। इसके बाद फिनेंस एक्ट के सेक्शन 137 के जरिए आरओपीए एक्ट के सेक्शन 29C में एक प्रोविजो इंट्रोड्यूस किया, जिससे अब पॉलिटिकल पार्टीज को कितना पैसा इन इलेक्टोरल बॉन्ड से मिल रहा है इसको कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट में पब्लिश करने की कोई भी जरूरत नहीं। ये कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जो 20,000 से ज्यादा रुपए के कंट्रीब्यूशन को डिस्क्लोज करता है, जिसमें डिस्क्लोजर से पॉलिटिकल पार्टीज को छूट मिल गई। और इसे फिनेंस एक्ट के सेक्शन 154 के जरिए कंपनीज एक्ट के सेक्शन 182 को भी हटा दिया गया, जो एक अपर लिमिट सेट किए हुए था इन कंपनीज के ऊपर कि वह कितना पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर सकती है। पहले कंपनी 3 साल के नेट प्रॉफिट का सिर्फ 7.5% ही डोनेट कर सकती थी, जो कि अब बदल गया और कोई भी लिमिट नहीं रही। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अनलिमिटेड पैसों की एंट्री का रास्ता खोला गया बड़े ही बारीकी के साथ, सोच समझ के। पर इसके थोड़े दिनों के बाद सितंबर 2017 और जनवरी 2018 में इन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने इन अमेंडमेंट्स को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया। पिटिशनर्स ने 2 आर्ग्यूमेंट सामने रखा। पहला ये कि इस फिनेंस एक्ट को गलत तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है एज मनी बिल, ताकि राज्यसभा में इसको स्क्रूटिनाइज नहीं किया जा सके। और दूसरा ये कि इस स्कीम के जरिए नॉन ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फंडिंग हो रहा है और लार्ज स्केल में करप्शन हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने भी मार्च 2019 में इन बॉन्ड्स को अपोज करते हुए एफिडेविट फाइल किया और कहा कि ये स्कीम पॉलिटिकल फिनेंसिंग में ट्रांसपेरेंसी को रोक रहा है। इसके अलावा अगर पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूशन की डिटेल्स को शेयर करने से छूट मिल गई तो कितना पैसा फॉरेन से आ रहा है ये भी किसी को पता नहीं लग पाएगा और इससे इंडियन पॉलिसीज में फॉरेन कंपनीज का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। 1 अप्रैल 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट खुद को डिफेंड करते हुए ये कहती है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक रिफॉर्मिंग स्टेप है जो पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करेगा, क्योंकि बिना किसी स्कीम के इससे पहले कैश में ब्लैक मनी दिया जाता था डोनेशंस में। और दूसरी बात ये कि सिर्फ एक ही बैंक को इन बॉन्ड्स को इशू करने का पावर दिया गया है, तो उससे पॉलिटिकल फंडिंग में गड़बड़ होने का चांस ही नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आपका इन बॉन्ड्स को लेके क्या राय बना अब तक के डिस्कशन से, ये हमें कमेंट्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो टॉपिक पर वापस आते हैं और समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इन बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। तो इस केस के गंभीरता को देखते हुए इसे 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया गया था,
31 अक्टूबर 2023 से 3 दिन का आर्ग्यूमेंट चला सुप्रीम कोर्ट में। पिटिशनर्स ने आर्ग्यू किया कि इन बॉन्ड से कॉर्पोरेट फंडिंग, करप्शन और ब्लैक मनी का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और वोटर्स को भी जानने का हक है कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास पैसे कहां से आ रहे हैं और किस आधार पर पार्टीज पॉलिसीज बना रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने इस स्कीम के फेवर में आर्ग्यूमेंट दिया कि इस स्कीम को कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए बनाया गया है ताकि डोनर्स जिन पार्टी को डोनेट नहीं कर रहे हैं वह उनके विरुद्ध ना चले जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को यूनानिमसली इस स्कीम को बंद कर दिया। बेंच ने यह अपहोल्ड किया कि ये स्कीम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर प्रोवाइडेड वोटर्स के राइट टू इंफॉर्मेशन को वायलेट करता है। कोर्ट ने भी ये कहा कि इमीडिएटली इन बॉन्ड्स का सेलिंग बंद किया जाए और 12 अप्रैल 2019 से जितने भी बॉन्ड्स खरीदे गए हैं उनकी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड किया जाए। फर्दर कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया कि इलेक्शन कमीशन SBI से मिले सभी इंफॉर्मेशन को अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश करे मार्च 2024 के अंदर। अब भले अयोध्या वर्डिक्ट से बीजेपी को भारी सफलता प्राप्त हुई, पर इस इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में हार का 2024 के इलेक्शन में एक प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि मोदी जी कह रहे हैं कि इससे उनके पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चलिए वो तो हम देखेंगे। पर क्या वाकई में पॉलिटिकल फंडिंग में करप्शन इस स्कीम के हट जाने से रुक जाएगी? क्योंकि अगर पार्टीज के पास काफी मोटा अमाउंट कंपनी से आता है तो आखिर इन सारे पैसों का हिसाब कैसे लगेगा? आपके पास अगर कोई आइडिया है तो कमेंट्स में जरूर शेयर करें और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।